जय हिंद साथियों। अगर आप तैयारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की, जिसके अंदर 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 के 15 क्वेश्चन मैथ्स के होते हैं और 15 ही टॉपिक होते हैं आपके। अगर आपको दिल्ली पुलिस 2025-26 के अंदर मैथ्स का स्कोर 15 में से 15 सही करना है, तो आपको हर एक दिन है वो एक टेस्ट है वो लगाना चालू कर देना चाहिए। अब सर टेस्ट तो लगाने, लेकिन लगाई कैसे? क्योंकि हमें टेस्ट करने का तरीका ही पता नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि सवाल है वो आपको किस तरीके से अटेम्प्ट करने होते हैं, किस तरीके से हमें सवालों की तरफ है वो जाना होता है। एक सवाल को जब एग्जाम के सामने आए तो उसको किस तरीके से हल करना होता है। तो ये हमारा कौन सा है? 13वां टेस्ट है। इससे पहले हमने 12 टेस्ट है वो कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आपको कोई डाउट आता है तो सिंपली आप दिए गए नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। आप इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मिलेगी आपको एसबी क्लासेस 01 इस टेलीग्राम पर, और इस टेलीग्राम पर आप ज्वाइन हो सकते हैं। ये जो हमारा टेस्ट रहने वाला है वो 29 नवंबर 2023 का रहने वाला है, थर्ड शिफ्ट का। क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे आप। क्वेश्चन को देखते ही सबसे पहले तो हमें ये पता चल जाता है, जब हम क्वेश्चन को देखते हैं तो ये पता चल जाता है कि ये क्वेश्चन होगा या नहीं होगा। ठीक है, पहला ही सवाल क्या लिखा है कि अमन ने 1800 रुपए में दो कुर्सियां खरीदी। उसने पहली कुर्सी को 12% के लाभ पर और दूसरी कुर्सी को 20% के लाभ पर। तो हम मान लेते हैं कि जो पहली कुर्सी है ना, उसका मूल्य कितना है? 100x। और जो दूसरी कुर्सी है वो भी कितनी है? 100y। यानी 100x और 100y। अमन ने 1800 रुपए में दो कुर्सियां खरीदी। दो कुर्सियां खरीदी, इसका मतलब दोनों का मूल्य कितना हो गया? 100x प्लस में 100y बराबर 1800 रुपए होगा। उसने पहली कुर्सी को 12% के लाभ पर और दूसरी कुर्सी को 20% के लाभ पर। यानी पहली कुर्सी को 12% के लाभ का मतलब 12x, और इसको कितने पे? 20y। ये बोलता है कि यदि वह पहली कुर्सी को 20% के लाभ पर और दूसरी को 12% के लाभ पर बेचे तो उसे 36 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। अधिक किससे प्राप्त होंगे भी? अधिक इससे प्राप्त होंगे। इससे अधिक प्राप्त होंगे तो कितने आएंगे यहाँ पर? 36, और बराबर में कितना आ जाएगा? 20x प्लस में 12y। अब इनको सॉल्व कर दोगे, ये 12x है, ये 20x है, इधर जाएंगे कितना आएगा? 8x। ये 20y है, ये 12y है, इधर जाएंगे माइनस के 8y। और यहाँ पर बराबर में कितने बच जाएंगे हमारे पास? ये 36 के कितने आ जाएंगे? 36। दो का भाग देंगे तो ये कितना बन जाएंगे? 4x माइनस में 4y बराबर में कितना? 18। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देख पा रहे हैं तो हमारे पास ये जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, वो कितनी है? 100x प्लस में 100y। और ये कितनी है? 4x माइनस में 4y। तो इसको मल्टीप्लाई किससे कराते हैं? 25 से। 20, इसको यदि 25 से मल्टीप्लाई कराया है तो ये बन जाएगा 100x माइनस की 100y। सर 25 को 18 से मल्टीप्लाई कराना है। 25 को 18 से, जब भी किसी नंबर को 25 से मल्टीप्लाई कराना हो तो आप किसने कराओ? 100/4 से। 18 को कराएंगे 9/2, 9 को कराएंगे 4.5, 4.5 को 100 से कराएंगे कितना आ जाएंगे? 450। इसका मतलब ये कितने आ गए? 450। ध्यान से देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। 100x माइनस 100y और 100x माइनस 100y, दोनों को जोड़ेंगे 1800 और 400 2250। कितने? 2250। और यदि हमें x की वैल्यू चाहिए, ध्यान देखो, 100x और 100y, हमें वैल्यू किसकी चाहिए? 100x की। तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग देंगे, हमारे पास कितनी आएंगी? 1125 रुपये। इसका मतलब एक वस्तु का मूल्य कितना है? 1125 रुपये है। दूसरी वस्तु का मूल्य, यदि एक का 1125 है तो दूसरी का कितना बन जाएगा अभी? 675, क्योंकि 1200 और 600 1800। तो दूसरी का मूल्य कितना बन जाएगा? 675। हमें क्या पूछे? फाइंड द डिफरेंस इन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बोथ शेयर्स, यानी दोनों के क्रय मूल्य में अंतर पूछा है। तो 1125 में से 675 घटाएंगे। अरे अनिल कुमार क्या कर रहा है ये? 675, सवाल तो बड़ा बड़ा हो गया। 5 में से 5 घटाएंगे 0, 12 में से 7 घटाएंगे 5, और 10 में से 6 घटाएंगे 4। 450 रुपये। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? 3 सही रहेगा। क्या सर यही इस तरीके से कोई सवाल आ जाए तो उसको निकालने का यही एक तरीका है? नहीं, ये फर्स्ट तरीका है। इससे यदि आप जल्दी सोल्व करना चाहते हो तो वो तरीका थोड़ा लेंथली हो जाएगा। कैसे? हमने यहाँ पर 100x माना है, आप x और y मानोगे, ये सारे के सारे नंबर कितने आएंगे? पॉइंट्स के अंदर आएंगे। ठीक है, ये नंबर्स आएंगे ना आपके, ये आएगा 11.25 और पॉइंटों में चले जाएंगे। तो आप इसको क्या करते हैं? बेस है वो कितना मानते हैं? 100 मानते हैं, ताकि हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए? आसान हो जाए। तो आई थिंक ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया लेवल का था और आपको समझने में पूरी कोशिश की होगी। बाकी सारे के सारे सवाल क्या रहने वाले हैं? आसान रहने वाले हैं।
जब आप मॉक टेस्ट को लगाओगे तो आप ये भी देखोगे कि जो भी मॉक टेस्ट आता है उसका लेवल है वो एक जैसा नहीं रहता है। कोई तो आसान आ जाता है, कोई मीडियम, कोई सब कुछ पार ही कर देता है। एक गोले की त्रिज्या कितनी दे रखी है? 1.65 सेंटीमीटर दे रखी है। उसका पृष्ठ की क्षेत्रफल ज्ञात है कीजिए। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है अभी? 3 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फाइंड द सरफेस एरिया। हमें ये नहीं दिखा गया है अभी कि सरफेस एरिया संपूर्ण निकालना है कि वक्र निकालना है। ठीक है। और जब हमें क्वेश्चन के अंदर नहीं दिया गया हो कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय निकालना है या वक्र पृष्ठीय, तब तक हमें कौन सा निकालना होता है? संपूर्ण पृष्ठीय निकालना होता है। कौन सा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 का मतलब 4, पाई सभी में पाई है तो पाई को क्या लिखेंगे? पाई। आर रेडियस कितनी दे रखी है? 1.65 और इंटू में 1.65। क्या सर इसको इसी तरीके से करना होगा? नहीं, आप देखो 1.65 है, इसमें पॉइंट को हटाओ, 165 है, उसको क्या लिख सकते हैं हम? 330/2। ये वाला पॉइंट हटाएंगे, 2 जीरो काटेंगे तो कितना? 33/20। अरे वाह सर, यानी ये जो वैल्यू है वो किसकी है? 33/20 की, और ये वैल्यू किसकी है? 33/20 की। ठीक है। इतना आसान होता है? इतना आसान नहीं होता। आगे जब मल्टीप्लाई करवाओगे ना तो मल्टीप्लाई भी करवाना आना चाहिए। कैसे? इसको काटो 4 से, 4 से काटा 4 5 20, 33 की स्क्वायर बच्चे बच्चे को याद है कितनी होती है? 1089। 20 को 5 से कराएंगे 100। दो संख्या के बाद में पॉइंट आना चाहिए, वो कितना आएगा? 10.89 पाई। कितना आएगा? 10.89 पाई। इस तरीके से यदि हम इस सवाल को अटेम्प्ट करते हैं तो हमें ये रियल के अंदर अटेम्प्ट करना है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कराते हो ऐसे 1.65 और 1.65 और इसको मल्टीप्लाई करवाते रहते हो, और फिर जो यदि आप उत्तर निकाल रहे हो ना, वो उत्तर तो उसी से भी आ जाएगा, लेकिन उसमें क्या लगेगा? टाइम ज़्यादा लगेगा। जब आप ये मॉक टेस्ट लगा रहे होते हैं ना, तब हम ऐसी टेक्निक है वो सीखते हैं, और ऐसी टेक्निक अभी से यदि हमने डेवलप की है तो वो हमारे आगे काम आएंगी। ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा है कि दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का कितना गुना है? 18 गुना है। यानी दो संख्याओं का एलसीएम, एलसीएम उनके एचसीएफ का कितना गुना है? 18 गुना है। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का कितना गुना है? 18 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग कितना दे रखा है? 855। यानी एलसीएम प्लस में एचसीएफ कितना दे रखा है? 855 दे रखा है। तो एलसीएम की वैल्यू कितनी है? 18 एचसीएफ। 18 एचसीएफ की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 19 एचसीएफ, 19 एचसीएफ, और इसकी वैल्यू कितनी? 855। तो यहाँ से एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 855 भाग में 19। और 19 का पहाड़ा तो आप सभी को आता ही है अभी, क्योंकि आप क्या हो? पहाड़े तो आप सीख चुके हो। ठीक है। पहाड़े यदि आप सीख चुके हो तो पहाड़े सीख चुके हो तभी उनका यूज करो। कैसे? 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 19 से कम 19, 19 चौके 76, 19 पांचे 95। एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। यदि एचसीएफ की वैल्यू 45 है तो एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एलसीएम की वैल्यू देखो, एचसीएफ हमारे पास कितना आ गया? 45। और हमारे पास सूत्र होता है पहला संख्या गुणा में दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम गुणा में एचसीएफ। पहली संख्या कितनी है हमारे पास? 81। दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है। एलसीएम की वैल्यू है 18 गुणा में एचसीएफ, तो 18 गुणा में एचसीएफ की वैल्यू कितनी? 45। एचसीएफ की वैल्यू कितनी? 45। 81 है, 81 को 9 से काटेंगे। ध्यान देखो, काटना आना चाहिए, वैसे काटना नहीं, नंबरों को काटना आना चाहिए। 9 को करेंगे, 9 से काटेंगे, 9 में 81, और 9 से काटेंगे 9 पंजे 45, 9 पंजे 45। 9 से काटेंगे कितना आएगा? दूसरा नंबर कितना आ जाएगा? 18 गुणा में 5 को कराएंगे 25। दूसरा नंबर कितना आ जाएगा? 18 है, 18 को लिखेंगे 2 गुणा में 9 गुणा में 25, 25 दूनी 50, 50 गुणा में 9, 9 पंजे 45, 450। ये हमारा क्या होना चाहिए? गुणा करने की टेक्निक रहनी चाहिए। अगर आप 18 ऐसे करते हो, मतलब 81 से 9 को 18 को काट देते हो और फिर इसको करते हो, तो इसका मतलब आपको कैलकुलेशन करने की टेक्निक है वो थोड़ी सी क्या है? डाउन है। अभी आप सवालों को करना कोई बड़ी बात नहीं है। डेली पुलिस के 15 क्वेश्चन आएंगे, 15 के 15 क्वेश्चन तुम आराम से सही कर दोगे, लेकिन वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर सही होनी चाहिए। अगर वो लिमिटेड टाइम के अंदर सही नहीं है तो फिर उनका करने का कोई है वो मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए
वॉल्यूम बिल्कुल सही आ रही है। अभी पहले वाली जो वीडियो रिकॉर्ड की थी उसमें वॉल्यूम की प्रॉब्लम आ गई थी। देखो 0.85 इंटू 3.4 इंटू 2.4 डिवाइडेड बाई 0.3, यानी 0.85 इंटू 3.4 इंटू 2.5 और डिवाइडेड बाई 0.3। इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 0 पॉइंट नहीं, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और ये कितना आएगा, 8 आएगा जी। 2.4 है, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। अरे सर बताओ कैसे करें, कैसे क्या करें भाई, मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करवाने के लिए देखो 85 बटे में कितना 100, 34 बटे में कितना 10 और गुणा में कितना 8। ठीक है, 85 बटे में 100, 34 बटे में 10, गुणा में कितना 8। अब देखो 85 है, इसको क्या लिख सकते हैं, 17 पंजे 85, इसको क्या लिख सकते हैं 17 गुणा में 2, और इसको क्या लिख सकते हैं 8, भाग में कितना है 100 गुणा में 2। देखो 5 दूनी 10 और ये कट जाएंगे, मान लो 1 0 काट दो। अगर ये नहीं काटते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 100 गुणा में 10, तो 1 0 100 1 0। 17 को 17 से करवाएंगे 289, 289 गुणा में 8, भाग में कितना 100। अब देख लो 9 8 72, 9 8 72, 7 8 8 64, 64 और 7 कितने हो गए, ठीक, कौन सा आएगा 23.12। भी दो तो हमारा कन्फर्म ही था, दो तो कन्फर्म था, दो तो हमने यहीं से कन्फर्म कर दिया था कि 8 चौके 32, दो तो कन्फर्म हो गया था। लेकिन ये पता नहीं था कि बाद में एक आएगा या जीरो, कितना आएगा, एक आएगा 23.12। मल्टीप्लाई पूरा तो किसी सवाल के अंदर नहीं निकालना है, लगभग आप अप्रोक्सीमेट से जाओ, यूनिट डिजिट से जाओ या डिजिटल सम से जाओ। ठीक है, आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है कि एक कंप्यूटर की कीमत 34,000 रुपये है। एक कंप्यूटर की कीमत कितनी दे रखी है, 34,000 रुपये दे रखी है, और 17% की कमी के बाद कंप्यूटर की कीमत क्या होगी, कंप्यूटर की कीमत क्या होगी, क्या होगी भाई, हमें क्या पता। एक कंप्यूटर की कीमत 34,000 रुपये है, 17% की कमी यानी 100 रुपये थी, 17% की कमी कर दी, कितना आएगा 83 रुपये। 100 रुपये था, कमी कर दी कितने की आएगी 83, नहीं एक ही बार कमी कर रहे हैं ना, कमी कर रहे हैं। 100 रुपये की वस्तु है वो कितने में 83 रुपये में, लेकिन वस्तु 100 रुपये की नहीं है, कितने की है 34,000 की। इसका मतलब वो कितने गुना है 340 गुना है। यदि ये 340 गुना है तो इसको भी किससे मल्टीप्लाई कराएंगे 340 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर इसको 40 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ध्यान से देखेंगे भाई, ये कितना आएगा 340 गुना में कितना आएगा 83, 340 गुना में कितना आएगा 83। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखना है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही आएगा। तो 4 दिए 12, लास्ट की 20 आएंगे, लास्ट की 20 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है 28,280, कितना है 28,220। ठीक है, और इस सवाल को हम बहुत ही सिंपली और आसान तरीके से है वो कर सकते हैं। ठीक है भाई, यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा है कि 16 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। यदि शिक्षक की ऊंचाई भी शामिल कर ली जाए तो औसत कितना बढ़ जाता है 2 सेंटीमीटर है वो बढ़ जाता है। शिक्षक की ऊंचाई है वो ज्ञात कीजिए। देखो 16 विद्यार्थी हैं, 16 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई कितनी दे रखी है 170। 16 विद्यार्थियों की जो एवरेज है वो कितनी दे रखी है 170 सेंटीमीटर दे रखी है। ये बोल रहा है कि यदि शिक्षक की ऊंचाई को भी शामिल कर दिया जाए, यानी 16 थे, एक जुड़ गया, कितने हो गए 17, यानी शिक्षक को क्या कर दिया शामिल कर दिया, तो शिक्षक की ऊंचाई भी सम्मिलित कर दी जाए तो औसत कितना बढ़ जाता है 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। औसत 2 सेंटीमीटर होने का मतलब है कितना हो गया 172, कितना हो गया 172। अब वेटेड एवरेज से निकालते हैं, तो ये हमारा क्या है वेटेड एवरेज कितना है 170। 170 का 170 के साथ डेविएशन, डेविएशन कितना बनेगा 0, इसके साथ कितना बनेगा 2, यानी ये 2 ज्यादा है, ये कितना ज्यादा है 2 ज्यादा है भी 170 और 172 2 ज्यादा है। अब ये जो 2 ज्यादा है वो 2 कौन ज्यादा है, यहाँ पर आदमी कितने हो गए 17, कितने हो गए 17। यदि एक में 17 ज्यादा है तो 2 में कितने ज्यादा होंगे सर 2 में 34 ज्यादा होंगे। एवरेज कितना है 170, यदि ये 34 ज्यादा होंगे तो कितने बनेंगे 34, 4 7 और 3 10 20 सिफर हंसी लगी एक, कितने 204। 204 कौन सा ऑप्शन, कौन सा ही नहीं, तो इसमें
ऑप्शन मिस्टेक हो सकते हैं भी, हमारा उत्तर तो मिस्टेक है नहीं हो सकता। कितने आएंगे? 204। कितने आएंगे? 204। यानी यदि इसके अंदर 2 सेंटीमीटर बढ़ जाता है तो शिक्षक की ऊंचाई है वो कितनी होगी? 204। ये तो है आसान तरीका इसको निकालने का, ठीक है। बाकी आप हार्ड तरीके से कैसे निकालेंगे भाई? 16 विद्यार्थियों की औसत ऊंचाई 170 है, तो 170 गुणा में 16 कर लो, फिर 2 सेंटीमीटर बढ़ गई, फिर 172 को किससे मल्टीप्लाई करा लो? 17 से, और फिर इन दोनों को आप घटाते रहो, ठीक है। तो आप उस तरीके से भी इस सवाल को निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको आधे घंटे का टाइम मिलना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं होता है। हमें स्मार्ट वे से जाना होता है। देखो ध्यान से, 24,000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर साधारण ब्याज कितना है? 7200 रुपये है। 24,000 पर 3 वर्ष के लिए किसी निश्चित दर पर साधारण ब्याज कितना है? 7200 रुपये है। उसी राशि, उसी दर और उसी समय के लिए वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की है वो गणना कीजिए। देखो ध्यान से देखो, ये बोल रहा है कि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज है वो कितना है? 7200 रुपये है। 3 वर्ष के लिए 7200 रुपये है, तो 1 वर्ष के लिए कितना होगा? 3 साल के लिए कितना है? 7200 रुपये है। 1 साल के लिए कितना होगा? 1 साल के लिए 2400 रुपये होगा। अच्छा, 1 साल के लिए 2400 रुपये है, तो रेट कितनी बन जाएगी भी? 1 साल का ब्याज कितना है? 2400 रुपये, और प्रिंसिपल है वो कितना दे रखा है? 24,000 रुपये, और प्रिंसिपल सॉरी रेट निकालने के लिए 100, 2 जीरो से 2 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो, 24 से 24 कैंसिल, कितना आएगा? 10%। इसका मतलब रेट हमारे पास कितनी हो गई? 10%। टाइम कितना है? 3 साल, यानी 10 रुपए की वस्तु कितने में? 11 रुपए में। 10 रुपए की वस्तु कितने रुपए में? 11 रुपए में। 10 रुपए की वस्तु कितने में? 11 रुपए। जब हमें चक्रवर्ती ब्याज निकालना हो और हमें सिंपल सी क्या दी गई हो? रेट दी गई हो, तो हम उसको इस तरीके से लिखते हैं सक्सेसिव के फॉर्मेट में। तो ये कितना बन जाएगा? 1000 से कितना बन जाएगा? 11 11 121, और ये बन जाएगा 1331 रुपये। कितना बन जाएगा? 1331 रुपये बन जाएगा। हमें तो चक्रवर्ती ब्याज निकालना है। ब्याज कितना है? 1000 रुपये पर 1331 रुपये हो रहे हैं, तो ब्याज कितना है? ब्याज है सर 331 रुपये, क्योंकि ऐसे जब भी आता है वो क्या आता है? ब्याज आता है। 331 रुपये क्या आ रहा है? ब्याज। लेकिन हमारी राशि 1000 नहीं है, कितनी है? 24,000 है। इसका मतलब इसका कितना गुना? 24 गुना। यदि 331 का कितना गुना करेंगे? 24 गुना करेंगे, तो 321 का 24 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 331, ये बन जाएगा 662। 662 गुना में कितना बन जाएगा? 12। 12 को दूनी 24, हंसी लगी 2, 12 छिकी 72, 72 और 74, लास्ट के 44 आएंगे, यानी 7,944। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहने वाला है हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा रहने वाला है सी फॉर कटप्पा। सर इसको इस सीजीवे में कर सकते थे, नहीं कर सकते आप, ठीक है। हाँ, ऐसा सोच सकते हो आप कि ऐसा मैंने बताया है ना, ऐसा सोच जरूर सकते हो कि अरे यार मास्टर ने ऐसा बताया है कि 3 साल का ब्याज कितना है? 7200 रुपये। तो 1 साल का कितना होगा? 2400 रुपये, और 2400 रुपये 24,000 पर प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब रेट कितनी है? 10%, और 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, इसका मतलब हमारा पैसा 1000 से कितना हो रहा है? 1331। इसका मतलब ब्याज कितना? 331 रुपये, और ब्याज 331 रुपये तो 1000 पर है, 24,000 पर कितना होगा? 24 गुना में 331। यानी ये वाली कैलकुलेशन है वो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, और क्या लिखा है कि पी और क्यू का वेतन का योग 4,32,000 रुपये है। पी अपने वेतन का 75% और क्यू अपने वेतन का 61% क्या करते हैं? खर्च करते हैं। यदि उनकी बचत बराबर है तो पी का वेतन क्या होगा? यदि बचत बराबर है तो पी का बताओ। पी अपने वेतन का 75% खर्च कर देता है, तो बचत कितनी की होगी उसने? 25%। और ये बराबर है किसके? क्यू अपने वेतन के 61% के, तो क्यू का कितना? क्यू का 61% आपस में क्या है? बराबर है। तो इसको सॉल्व करेंगे भाई परसेंटेज से, तो परसेंटेज कैंसिल, पी बटे में क्यू बराबर आएगा 61 बटे में 25। अरे 61 नहीं है, 61 खर्च कर देते हैं तो बचेंगे कितने? 39। कितने बचेंगे भाई? 39%। और ये कितना आएगा? 39 बटे में कितना आएगा? 20। ये आ गया पी बटे में क्यू। इसका मतलब पी और क्यू इन दोनों का कुल वेतन कितना है भाई? 39 प्लस में 25, ये 4, ये कितना? 64। दोनों की जो वैल्यू है ना वो कितनी है? 64 यूनिट है हमारे अकॉर्डिंग, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 64 यूनिट किसके बराबर है?
4,32,000 के बराबर है, 4,32,000 के बराबर है। इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 4,32,000 में भाग देंगे किसका? 64 का। सर इतो मोटो भाग दे जाएगी। 4,32,000 में 64 का भाग है वो देना कठिन नहीं है यदि आप देखोगे तो। 4×8=32 और इसका मतलब 4 से ये कट रहा है और 4 से यदि ये कट रहा है तो बताओ भाई कितना आएगा? यदि ये 4 से कट रहा है तो यह बन जाएगा 4, 16 चौके 64 और 4 से कट रहा है तो 4×8=32 यानी 1,08,000। ठीक है, अब ये 8 से कट रहा है क्या? 8 से नहीं कट रहा, 4 से फिर कट रहा है तो 4 से काटेंगे 4 चौके 16 और 4 से 4 काटेंगे 4 चौके 16 और 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 2 बचेंगे, 4 7 28 कितना आ जाएगा? 27,000 रुपये आ जाएगा। 27,000 में 4 का भाग है वो 4 का भाग चला जाएगा, 4 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। 4 का भाग देंगे तो यह बन जाएगा 4 छिके 24, 4 7 28, 4 5 20, 6,750 रुपये। कितना आएगा? 6,750 रुपये। अब नंबर्स को काटना आपको आना चाहिए भी। आपको 64 की टेबल आपको डायरेक्ट याद नहीं है, नहीं आपको याद है, नहीं मुझे याद है तो, और नहीं इसको याद करना पॉसिबल है। आप ये मत सोचना कि याद नहीं है, याद करना पॉसिबल है नहीं है। 1 से 100 तक की टेबल थोड़ी याद करेंगे हम, 1 से 20 या 40 तक की टेबल याद है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको हमने काट लिया, कितना आया? 6,750। ये 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। हमें क्या पूछिए? तो पी का वेतन कितना है? पी का वेतन कितना है भाई? पी कितना यूनिट है? 39 यूनिट। जब 1 यूनिट की वैल्यू 6,750 है तो 39 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 39 इंटू 6750। अब सर बोलोगे यार ये तो हमारा मतलब पूरा का पूरा टाइम है वो गुणा करने में चला जाएगा। नहीं, हमें पूरा गुणा नहीं करना है। देखो ध्यान से, लास्ट में 250, 750, 750, 250, फिर भी हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। हम जाएंगे किसकी तरफ है? डिजिटल सम की तरफ। किसकी तरफ जाएंगे? डिजिटल सम की तरफ जाएंगे। और डिजिटल सम की तरफ भी जाने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि इन दो नंबर्स का डिजिटल सम क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। आ रहा है ना? इन दो नंबर्स का डिजिटल सेम आ गया, इन दो का सम सेम आएगा तो इसका मतलब हमें गुणा करना ही पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है भाई। 6,750 का गुणा करना है 39 से। इसका मतलब किस से गुणा करना है? 40 माइनस 1 से गुणा करना है। 6,750 को 4 से मल्टीप्लाई कराना है तो 6 चौके 24 और 750 से कराएंगे तो 2,000, यानी कितने बन जाएंगे? 2,60,000 बन जाएंगे। कितने बन जाएंगे ये? 2,60,000 है वो बन जाएंगे। इसका मतलब वैल्यू जो आएगी ना वो 2,60,000 से क्या आएंगी? कौन सा आएगा? 2,63,750। जब आप इसको मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे ना तो कितना आएगा? 2,63,750 नहीं आएगा? कौन सा आएगा? 2,63,250। चलो अभी देख लो, ये आप कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, आप चेक कर लेना कितना आएगा। ठीक है, आई थिंक ये सवाल है वो बहुत ही आसान था क्योंकि परसेंटेज की वैल्यू हमें निकालनी थी। अब इस वाले सवाल है ना, ये वाले सवाल इनको आप पढ़ते ही कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? कि एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात कितना दे रखा है? 9:13, यानी ये तो क्या है? बॉयज है और ये क्या है? गर्ल्स हैं। बॉयज और गर्ल्स कितनी दे रखी है? 9:13। यदि स्कूल में कुल छात्रों की संख्या कितनी दे रखी है? 2,134। तो लड़कों की संख्या है वो कितनी है? अनुपात में देने का मतलब है कि बॉयज कितने रख रखे हैं? 9, गर्ल्स कितनी दे रखी है? 13। कुल कुल कितने हो गए भी? 9 और 13 कितने हो गए? 9 और 13 कितने हो गए भी? 22। कितने हो गए? 22। इसका मतलब 22 यूनिट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? 2,134 दे रखी है। तो एक यूनिट की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2,134 में कितने का भाग देंगे? 22 का। अरे सर 2,134 में 22 का भाग कैसे दे? अरे भाग देना नहीं है। अब देखो ये नंबर किससे कट रहा है? 11 से कट रहा है। 11 दूनी 22, 11 एकम 11, 10 बच गए, 11 में 99 और 11 चौके 44, 194। 194 में अगेन किसका भाग देंगे? 2 का भाग देंगे तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 2 में 18 और 2 7 14। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 97 यानी 97 आएगी। तो लड़कों की संख्या है वो कितनी है? लड़के कितने हैं भी हमारे पास? 9 यूनिट। तो 97 गुणा में कितना आएगा? 9। अब इसमें भी पूरा गुणा नहीं करवाना। 9 को देखो 9 7
63। इकाई का अंक कितना आ रहा है 3। इकाई का अंक 3 कौन से ऑप्शन में आ रहा है, एक ही ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4। हमारा कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 4 है वो सही रहेगा, ऑप्शन नंबर 4। सिंपली इसको क्या करना था, मल्टीप्लाई करवाना था। आगे वाला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्या लिखा है कि 1500 पुरुषों के एक सैन्य दुर्ग में 1500 पुरुषों के एक सैन्य दुर्ग में 12 दिनों के लिए क्या है, खाद्य सामग्री है। 1500 पुरुषों के एक सैन्य दुर्ग में 12 दिनों के लिए क्या है, खाद्य सामग्री है। यदि सैनिकों की संख्या कितनी कर दी जाए, 2000 कर दी जाए, तो खाद्य पदार्थ है वो कितने दिन चलने वाले हैं। देखो ध्यान से इसको करते कैसे हैं। 1500 पुरुष है, वही फॉर्मूला जो आपको बताया था ना एक बार, कई वर्षों पहले बताया था कि एमडीएच बटे में क्या होता है, डब्ल्यू होता है, वो बराबर किसके होता है, एमडीएच बटे में डब्ल्यू के बराबर होता है, एमडीएच बटे में डब्ल्यू के बराबर होता है। तो एमडीएच का मतलब आदमी, आदमी कितने हैं 1500, तो ये हो गए कितने 1500। दिन, दिन कितने दिन है भाई 12 दिन। डी का मतलब क्या होता है डेज, और डेज कितने हैं 12। 12 दिनों के लिए खाद्य पदार्थ है, इसका मतलब हमें घंटा नहीं दिया गया है और कार्य नहीं दिया गया है, इतने ही दिए गए हैं कि एम डी, तो एम और डी ये किसके बराबर होंगे भी, एम डी के बराबर होंगे। यदि सैनिकों की संख्या कितनी कर दी जाए 2000, पहले हमारे पास कितने थे 1500, अब कितने कर दिए 2000, तो ये कितने हो गए 2000। और खाद्य पदार्थ कितने दिनों तक चलेंगे, यानी कितने दिनों तक चलेंगे, एक्स दिनों तक चलेंगे। हम यहाँ से काट पीट सकते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से काटेंगे 5 तिये 15, 5 चौके 20, 4 से काटेंगे 4 एकम 4, 4 तिये 12, ऊपर बच गया 3 गुणा में 3, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी भी 9। ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा, डी सही रहेगा, डी फॉर देवसेना। अब देखो क्वेश्चन देखते ही लग रहा है कि इतना बड़ा है, लेकिन क्वेश्चन के बड़ा होने से नहीं होता। आप क्वेश्चन को पढ़ के देखिए कि इसको हम आसानी से कर सकते हैं या नहीं कर सकते। देखो ध्यान से, राम ने किशन से 20% साधारण ब्याज पर 30,000 रुपए का ऋण लिया। 4 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के अंत में 4 समान किस्तों में ब्याज सहित ऋण चुकाने के लिए सहमत होता है। हालांकि किशन एक शर्त रखता है कि वह तब तक उधार दी गई मूल राशि पर ब्याज की गणना करता रहेगा जब तक कि राम पूरी तरह से अपना ऋण चुका नहीं देता। प्रत्येक किस्त की धनराशि क्या होगी, यानी वो बोल रहा है कि मान लो आपने 1000 रुपए लिए, 1000 रुपए लिए, 1000 रुपए को कितनी किस्तों में, 4 किस्तों में जमा करवाना है। तो हर एक किस्त पर जो पैसा लगेगा ना वो क्या लगेगा, बराबर लगेगा, उस 1000 रुपए पर लगेगा। ऐसा नहीं है कि आपने 1000 रुपए में पहले किस्त दी 200 रुपए की, तो बाकी कितना अमाउंट बचा आपका, प्रिंसिपल बचा 800 रुपए, तो 800 पर ब्याज नहीं लगेगा, ब्याज किस पर लगेगा 1000 पर ही लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 4 वर्ष के लिए, 1 वर्ष के लिए रेट कितनी है 20%, 1 वर्ष के लिए रेट है वो कितनी है, 1 वर्ष के लिए जो रेट है वो कितनी है 20%, तो 4 साल के लिए कितनी हो जाएगी भी 80%। 1 साल के लिए आपका ब्याज 80%, सॉरी 20% है, तो साधारण ब्याज के अंदर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, तो ये कितना बन जाएगा 80%। और किस पर लगेगा 80%, 30,000 पर। इसका मतलब 30,000 का 80%, 30,000 का 80% यानी 80 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 8 3 24, यानी आपका जो पैसा लग रहा है आपको, सॉरी जो ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है 24,000 रुपये मिल रहा है। 24,000 रुपये ब्याज देना पड़ेगा उसको। ये बोल रहा है कि इसको कितनी किस्तों में, 4 किस्तों में दे रहा है। इसका मतलब 4 किस्तें सारे पैसों की बनेगी ना, यानी 30,000 रुपये तो कौन से हो गए, ये हो गए जो उसने मूलधन हो गया, और 24,000 रुपये क्या हो गया ब्याज हो गया। यदि इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना बन जाएगा 54,000 रुपये बन जाएगा। क्या बन जाएगा 54,000, यानी उसको जो टोटल रुपए देने हैं ना वो कितने देने हैं 54,000 रुपये देने हैं। और 54,000 रुपये कितनी किस्तों में देने हैं सर, 4 किस्तों में देने हैं। ठीक है, कितनी किस्तों में देने हैं, प्रत्येक किस्त की धनराशि क्या होगी 4 सालों के अंदर टोटल किस्तें कितनी बनेगी 4। अब पूरा पैसा 54,000 है, यदि ये 4 किस्तों में देना चाहता है तो 4 का भाग दे दो, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 13,500 रुपये, यानी प्रत्येक किस्त का जो मूल्य कितना होगा वो होगा 13,500 रुपये। ठीक है, बेहद ही सरल सिंपल साधारण सा सवाल था, यदि आपको थोड़ी सी मैथ्स की समझ है तो। अब ये देखिए, टेबल लैंप का अंकित मूल्य 1500 रुपये है। एक दुकानदार 10% और 12% की सक्सेसिव डिस्काउंट देता है।
तो कुल हानि का प्रतिशत है वो बताइए। कुल हानि का प्रतिशत मतलब जो टोटल छूट है वो कितनी है, और टोटल छूट कैसे निकालते हैं अभी। पहली छूट कितनी है 10% की, दूसरी कितने की है 12 की। तो इसके लिए एक फॉर्मूला बताया था आपको भी कि x प्लस में y माइनस एक्स वाई बटे में कितना 100। तो ये 10% है, ये कितनी है 20% है, माइनस 10 गुणा में 20 भाग में कितना 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 एकम कितना बनेगा 2, 20 और 10 कितना बनेगा 30, 30 में से 2 घटाएंगे 28। इसका मतलब 28% की क्या दी जा रही है, उसको छूट दी जा रही है। तो लॉस भी कितने का होगा 28% का होगा। 28% कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में नहीं है। तो या तो ये सवाल मिस्टेक है या ऑप्शन मिस्टेक है। ठीक है, या तो सवाल गलत है या ऑप्शन मिस्टेक है। अभी हमें तो अंकित मूल्य का तो कोई लेना देना ही नहीं है। अंकित मूल्य का क्या करेंगे, चाहे अंकित मूल्य कितना ही हो, परसेंटेज तो कितना आएगा 28% ही आएगा। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या लिखा है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर होगा। तो ये हमें याद होना चाहिए भी, ये होता है सेमी स्फीयर। क्या, ये होता है सेमी स्फीयर, और सेमी स्फीयर की ये क्या होती है हेमिस्फीयर, और हेमिस्फीयर की ये क्या होती है रेडियस होती है r। इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय होता है यानी TSA टोटल सरफेस एरिया, जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 3 पाई आर स्क्वायर। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी CSA कितना होता है 2 पाई आर। अब हमें पूछा है इन दोनों का अंतर कितना है, यानी 3 पाई आर स्क्वायर माइनस में 2 पाई आर स्क्वायर, यानी 3 बकरी माइनस में 2 बकरी, तो कितनी एक, और एक बकरी की वैल्यू कितनी है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। आर फॉर रेडियस, रेडियस कितनी दे रखी है 7, 7 गुना में कितना 7, 7 से 7 कैंसिल, 22 को 7 से कराएंगे कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। कितना आएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या रहने वाला है, सही रहने वाला है। ठीक है, आया समझ में, आया समझ में। आगे वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, आगे वाला बताओ भी क्या लिखा है। आगे वाला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है वो 1560 की अभाज्य गुणनखंड के योग से बड़ी है। 1560 की अभाज्य गुणनखंड, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा 1560 की अभाज्य गुणनखंड, सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 2 7 2 8 2 2 का भाग 3 का भाग देंगे 2 का भाग देंगे 5 का भाग देंगे कितने आएंगे 13, और 13 का भाग बताओ 2 की पावर कितनी बन गई 1 2 3, 2 की पावर 3, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, 13 की पावर। ठीक है, हमें बोला है कि अभाज्य गुणनखंडों के योग से बड़ी है। अभाज्य गुणनखंड कितने 13, 5 3 और 2, 13 और 5 18, 18 और 3 21, 21 और 2 23। अब ये बोल रहा है 23 से बड़ी, 23 से बड़ी, 23 से बड़ी कौन सी है अभी 41, ये 23 के बराबर है ना कि 23 से बड़ी। ऐसे सवालों के उत्तर हम निकाल भी लेते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करके आते हैं 23, जो आता है वो ही क्या हो जाता है गलत हो जाता है। ठीक है, बताओ आज हमने कितने क्वेश्चन किए हैं अभी 15 क्वेश्चन किए हैं, और 15 क्वेश्चन में आपकी कितने सही हो रहे हैं, कितने सही हो रहे हैं, जितने परसेंट सही हो रही हैं उन सभी बताएंगे कि हमारे 15 में से 10 सही हो रही हैं, 8 सही हो रही हैं। बाकी आप कितने टाइम के अंदर इसको अटेम्प्ट कर रहे हैं, इसको 15 जो 15 क्वेश्चन हैं उनको अटेम्प्ट करने में आपको 20 मिनट लग रहा है, आधे घंटा लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है वो देखिएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज के लिए थैंक यू, जय हिंद जय भारत।